नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर हम बात करेंगे राजस्थान की राजनीति। दरअसल राजस्थान की राजनीति में इस वक्त कई अलग अलग चीजें और अलग अलग तस्वीरें नजर आ रही हैं। बात करें अगर कांग्रेस की, तो इस बार काफी दिन गुजरने के बाद एक बार फिर सूबे के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का एक बयान सामने आया है और जिसमें उन्होंने पार्टी के आलाकमान से एक सवाल किया है। और सवाल ये कि जो 25 सितंबर को राजस्थान में विधायकों ने जो इस्तीफे दिए थे, आखिरकार वो किसके दबाव में दिए थे। सीधे तौर पर सचिन पायलट का कहना ये कि अगर राजस्थान में कांग्रेस को सरकार रिपीट करनी है तो राजस्थान में कांग्रेस पर फैसला जल्द लेना होगा। और ये चीजें पहले भी कई मर्तबा वो कह चुके हैं अपने बयानों में। वो सवाल भी उठा चुके हैं उन 3 नेताओं पर जिनके नाम जिन्हें नोटिस दिए गए थे अनुशासनहीनता का। और वापस से पायलट का ये बयान कि जो लगातार जो देरी हो रही है, आखिर इसकी वजह क्या है, क्या इसका खामियाजा पार्टी को राजस्थान में उठाना पड़ सकता है, क्या अब सचिन पायलट के इन बयानों के बाद राजस्थान की राजनीति में कुछ बदलाव की उम्मीद कही जा सकती है, क्या कांग्रेस आलाकमान पायलट के इन बयानों को, उनकी बातों को, जो एक न्यूज एजेंसी को उन्होंने इंटरव्यू में जो अपनी बात कही, क्या उनकी बातों पर गौर कर पाएगा या गौर करने की इच्छा रखता है या गौर करेगा, सवाल कई है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी और चर्चा में आज हमारे साथ मौजूद हैं सुरेश चौधरी साहब, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत। और सीधा सा सवाल ये कि हर बार की तरह सवाल वही कि अब चल क्या रहा है, अब तो पायलट साहब भी बोल पड़े। देखो प्रदीप जी, कांग्रेस पार्टी में वही चल रहा है जो नहीं चलना चाहिए। आज मैं ये मानता हूं कि सचिन पायलट जी ने जो कहा है उससे घटना को अपन नकार नहीं सकते, दरकिनार कर नहीं सकते, उसको लिंगर ऑन कर नहीं सकते। अगर अनुशासन कमेटी ने नोटिस दिया, आपके अखबारों के माध्यम से ये सुना जा रहा है कि उन्होंने नोटिस का जवाब दे दिया, तो जवाब देने के बाद में निर्णय क्या रहा? उनको माफ कर दिया या उन पे कोई दोष है? तो वो स्थिति तो स्पष्ट होनी चाहिए ना। अगर पार्टी के अंदर अनुशासन नहीं रहेगा, पार्टी के अंदर रीति नीति की विचारधारा नहीं रहेगी, पार्टी में हाईकमान और जितने भी चाहे प्रदेश के हाईकमान हो, प्रदेश अध्यक्षों, देश के अध्यक्षों, तमाम सीनियर नेता हो, अगर ये एक डेकोरम नहीं रहेगा, पार्टी में अनुशासन नहीं रहेगा, पार्टी के रीति नीति के मुताबिक काम नहीं होगा, दिल्ली से आए आदेशों पे पालना नहीं होगी, तो पार्टी कैसे चलेगी? इसलिए मैं ये मानता हूं, मेरे सीधा मुझे ये कहना है कि सचिन पायलट जी जो ये बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस बात जी जी जो सवाल उठाए वो बिल्कुल ठीक बात है। और इस पर वाकई अब जितना समय, क्योंकि 25 सितंबर के बाद से अब 25 फरवरी आने वाली है, लगातार अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, लगभग 5 महीने का वक्त जो गुजर गया। अगर 5 महीने में भी, और यहाँ पर बिल्कुल आपने ठीक कहा कि या तो कोई भी व्यक्ति मुजरिम होगा या बरी होगा, तो कहीं ना कहीं दोनों में से कोई एक चीज तो कम से कम क्लियर हो। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं ना कि भाई जो 25 तारीख की घटना हुई, इस्तीफे दिए गए, विधायकों ने इस्तीफे दिए, तो उसने चीज को अपने को ये तो क्लियर करना ही होगा कि वो मीटिंग इस्तीफे दिए जायज थे क्या या दिए नहीं दिए। तो भाई हाई कोर्ट में जो जवाब आया उसमें यह आया कि इस्तीफे 6 ने दिए, बाकी फोटोकॉपी पे थे। अब उसमें दबाव में दिए या व्यक्तिगत दिए, तो ये पार्टी लेवल पे तो इसका निर्णय होना ही चाहिए। भाई हाईकमान के ऑब्जर्वर आए और जो विधायक दल की मीटिंग होनी चाहिए थी वो मीटिंग नहीं हुई।
और उसके मीटिंग में जिनको दोषी माना उनको नोटिस दिया, नोटिस का जवाब दिया, नोटिस का जवाब देने के बाद में हाईकमान ने जो निर्णय किया, भाई उनको कोई दिक्कत नहीं, हाईकमान सुप्रीम पावर है, उन्होंने अगर उनको बरी कर दिया, दोष मुक्त कर दिया, तो दोष मुक्त की बात आ जानी चाहिए। अगर दोषी है तो उसकी स्थिति एक स्पष्ट तो हो, क्लियर तो हो, वर्कर्स में जानकारी तो हो कि भाई ये जो हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ, तो इसकी जानकारी तो वर्कर को होनी चाहिए। मैं प्रदीप जी ये मानता हूं कि अब की बार काफी समय से हमारे, अभी तक भी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष तो खैर थोड़े से बचे हैं, बाकी काफी डिक्लेयर हो गए, अभी तक की हमारी पार्टी की प्रदेश की कार्यकारिणी पूरी गठन हुई नहीं है। और जो उपाध्यक्ष, महासचिव, जिन लोगों को बना दिया, हम कभी पीसीसी में कोई भी मीटिंग में या कोई श्रद्धांजलि में या पुष्पांजलि में जाते हैं तो देखते हैं कि महासचिवों का और उपाध्यक्षों का वहां न मिलना है, न वहां संगठन का कोई काम करते देखा जाता है, न कोई रोल दिखता है। और पहली दफा ऐसा देख रहा हूं कि पार्टी में कभी भी कोई भी पदाधिकारी पूर्व होता है। एक ये पार्टी का संगठन है, इसमें कोई आजीवन पदाधिकारी नहीं चलेगा। पदाधिकारी तो आएंगे, एक की क्षमता देखी, उसके बाद में दूसरा आता है, वो अपनी योग्यता के अनुसार काम करता है, लेकिन संगठन का काम चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। पदाधिकारी आते हैं जाते हैं, संगठन के अध्यक्ष भी आते हैं जाते हैं, मुख्यमंत्री भी बनते रहते हैं, पार्टी के में और चेंज होते रहते हैं। ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस है, महत्वपूर्ण यह है कि कांग्रेस मजबूत होनी चाहिए, महत्वपूर्ण यह है कि 23 में कांग्रेस की राजस्थान में पुनः सरकार रिपीट होनी चाहिए, महत्वपूर्ण यह है कि 24 में राहुल जी के नेतृत्व में दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। इन महत्वपूर्ण कामों के लिए जितने भी हमारे पार्टी में काम करने वाले पदाधिकारी हैं, जो 13 से लेके और 18 तक जिन्होंने संघर्ष किया या उनसे पहले भी संघर्ष किया, जिनके संघर्ष की वजह से पार्टी सत्ता में आती है, जिनके संघर्ष के वजह से पार्टी कांग्रेस मजबूत है, उन संघर्षशील कार्यकर्ताओं को, उन संघर्षशील नेताओं को, जिन नेताओं का महत्व है, उन नेताओं का पूछना ही बंद कर दिया। केवल एक चारों तरफ से घुमा के बात सारी केवल एक विधायक पे छोड़ दी, तो संगठन विधायक बनाता है, संगठन के कार्यकर्ता पार्टी में मेहनत करके और संगठन के छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा जो कार्यकर्ता उनकी मेहनत से विधायक बनते हैं। और हम अगर सारा विधायक को सौंप देंगे तो कल चुनाव में क्या होगा? विधायक का तो ग्रुप बना हुआ है, एक विधानसभा में विधायक के समकक्ष 8-10 कार्यकर्ता होते हैं। आज 8 महीने बचे हैं, अभी उस कार्यकर्ता की कोई नमस्कार नहीं ले रहा है, उनसे कोई पूछ नहीं रहा है, उनसे कोई रामरूमी नहीं कर रहा है, उनसे वो किस हाल में है कि वो 4 साल और 2 महीने से कहां है, उनसे कोई पूछ नहीं रहा है। मंत्री मिलने को तैयार नहीं है, जिनसे समय मांगते हैं वो समय देने को तैयार नहीं है, तो पार्टी मजबूत कैसे होगी? बिल्कुल। और जब बात रिपीटेशन की जाती है तो सवाल फिर ये भी उठता है कि रिपीट कैसे करेंगे आप? नहीं सब रिपीट करने की बात मैं कह रहा हूं ना, रिपीट करने के तो तरीके ही है ना। ब्लॉक पे हमारा, बूथ पे हमारा काम कौन करेगा, ब्लॉक पे हमारा काम कौन करेगा? विधानसभा ब्लॉक अध्यक्ष बना दिए तो ब्लॉक अध्यक्ष के हमारे भाई आइडेंटिफाइड लोग हो गए। ऐसे हमारे जिलों में संगठन है, हमारे जिला अध्यक्ष हैं, वो संगठन तैयार करेंगे। जिले की कार्यकारिणी, तहसील की, विधानसभा की कार्यकारिणी, प्रदेश की कार्यकारिणी, संगठन के लोग ही तो पूरा प्रोग्राम बनाएंगे। संगठन के लोग ही तो हम चुनाव में किन किन हथियारों के, किन संसाधनों के द्वारा चुनाव में जाएंगे उनकी तैयारी करेंगे। संगठन के लोग ही तो सोए वर्कर को जगाएंगे। जब संगठन के लोगों से पूछा ही नहीं जाएगा और विधायक से ही अगर है, तब तो हमारे को चिंता है ही क्या कि भाई हमारे 123 विधायक हैं, 123 तो जीतेंगे, इसलिए हम 23 में सत्ता में आएंगे ही। अगर विधायक के बाहर भी कांग्रेस है, विधायक के बाहर भी कांग्रेस जन है, तो उनसे बात तो करनी पड़ेगी। और लगता नहीं कि बिना संगठन के कोई भी विधायक या मंत्री जीत भी जाए? देखो मैं प्रदीप जी, मेरे 15-20 साल के संगठन के अनुभव के आधार पे कह सकता हूं कि जब भी पार्टी सत्ता में आती है, मेरे समझ के बाहर है। मैं सीएम साहब के 98 से 3 का टर्म भी देखा, 8 से 13 का भी देखा और 18 से 23 वाला देख रहा हूं।
पता नहीं वो काम करने वाले, वो मेहनत करने वाले, वो संघर्ष करने वाले लोग कहां चले जाते हैं। उनको 4.5 साल तक पूछा ही नहीं जाता। उन 4.5 साल तक आप उन कार्यकर्ताओं को पूछते नहीं हो, और 1 2 तीसरा टर्न आ गया। मैं ये कह सकता हूं कि मैं पूरे राजस्थान में सेवा दल के अध्यक्ष के रूप में घूमा हूं। मैं संगठन के महामंत्री के रूप में मैंने जयपुर शहर, देहात, हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर काम किया है। मैंने प्रवक्ता के रूप में भी मैं तमाम प्रदेश के साथियों से हाथ जोड़ के रामरूमी रही है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि उन वर्करों के पते हो जाते हैं, उनके टेलीफोन नंबर कहाँ गायब हो जाते हैं, उन लोगों को क्यों भूल जाते हैं। वो लोग उनको जब वक्त याद है तब उनको याद क्यों नहीं करते हैं, ये मेरे समझ में नहीं आया। लेकिन ऐसा हो रहा है। वो लोग जो हम कभी पार्टी विरोध में होती है, उनको कभी संघर्ष करते देखते नहीं, पता नहीं कहां रहते हैं, और वो विभिन्न पदों पे विभिन्न सिस्टमों में और लाभ लेते नजर आते हैं। तो मेरा तो ये अनुरोध है, मैं तो एक पार्टी का साधारण सदस्य हूं, एक कांग्रेस का साधारण सदस्य होने के नाते एक मैं तो निवेदन कर सकता हूं कि मेरे अनुभव के आधार पर मैं मेरी व्यक्तिगत राय रख सकता हूं कि कभी भी अकेले विधायक के दम पे और उस विधानसभा में रण जीतना मुझे असंभव लगता है। हो सकता है रणनीतिकारों की रणनीति दूसरी होगी, अभी समय चेंज हो गया होगा, प्लानिंग चेंज गई होगी। उनको लगता होगा कि अकेला विधायक, बाकी जो वहां रहने वाले पुराने कांग्रेस जन पदाधिकारी, प्रदेश, देश, ब्लॉक में काम करने वाले, बाकी सब खत्म हो गए होंगे और केवल विधायक के पास ही सारी शक्ति संचारित होकर उन्हीं में सारी शक्ति समाहित हो गई होगी। जी सकते हैं। बाकी मैं ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से माननीय अध्यक्ष डोटासरा जी से मैं अनुरोध करना चाहूंगा, जब मैं उनसे व्यक्तिगत मिलता हूं तब भी अनुरोध करता हूं, मेरे जैसे भी छोटे मोटे सुझाव है वो उनके सामने रखता हूं। तो मुझे 23 के रण के लिए मेरी ऐसी मान्यता है कि तमाम उन साथियों को, तमाम उन मित्रों को, तमाम उन कांग्रेस जनों से तुरंत वार्ता करनी चाहिए, उनको तुरंत उनसे को सक्रिय करना चाहिए और उनके सुझाव लेके ही इस रण में जाने का काम करना चाहिए। उससे शक्ति और जोश डबल होगा, मेरा ऐसी मान्यता है। चौधरी साहब, अब देखिए 8-9 महीने का वक्त बाकी रहा है अब केवल चुनाव में। अब राजस्थान में पिछले कुछ समय से ये भी देखा जा रहा है कि कई जो सामाजिक संगठन है या समाज है वो भी अब इस चुनावी रणभेरी में अपनी आवाज को शामिल करने के लिए अब धीरे धीरे लामबंद होने लगे हैं। इसे लेकर क्या मानते हैं? देखो, वैसे तो मुझे और किसी समाज पे मैं टिप्पणी करूं वो मुझे अधिकार नहीं है, लेकिन अखबारों में, चैनलों के इनके माध्यम से शायद विप्र महासभा का 19 मार्च को प्रदेश अधिवेशन हो रहा है राजस्थान में। ये सत्य है क्या? ये सत्य है क्या? हाँ, ऐसा होल्डिंग पेपरों के माध्यम से सुन रहे हैं। और भी समाजों का है। और मैं जिस समाज से आता हूं, जाट समाज में से 5 मार्च को विद्याधर स्टेडियम में जाट महाकुंभ होने जा रहा है। उस जाट महाकुंभ में हम हमारे समाज के चाहे पंच से लेके उपराष्ट्रपति तक हो, किसी भी राजनीतिक दल से हो, किसी भी विचारधारा से हो, लेकिन समाज एक है, एक जाजम पे है। हम पंच से लेके उपराष्ट्रपति तक उनको आमंत्रित कर रहे हैं। और समाज में चाहे मृत्यु भोज हो, दहेज प्रथा हो, अनेकों जो फिजूल खर्चे होते हैं उन पे कंट्रोल हो, बंद हो, ऐसे ही रखते हैं। और मैं सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर जाट जाति के 20 से 22% की पॉपुलेशन है। हम ये चाहते हैं कि बिहार में जातीय जनगणना हो रही है, उसी के आधार पर राजस्थान सरकार जातीय जनगणना करे और उस जाति के जनगणना के बाद में हमारी जाति का जो रेशा आता है, हमारी जाति की जितनी पॉपुलेशन है, हमारी जाति को उसी पॉपुलेशन के आधार पे
उसी जनसंख्या के आधार पे, चाहे राजनीतिक मामला हो, चाहे नौकरी का मामला हो, चाहे किसी भी लेवल का मामला हो, हमें हमारा अधिकार चाहिए। उस अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और 5 तारीख को हम ये भी कर रहे हैं कि ओबीसी का जो आरक्षण राजस्थान के अंदर अभी तक 21% मिल रहा है, केंद्र में 27% मिल रहा है, राजस्थान से 50% से ऊपर ओबीसी की जनसंख्या है। तो उस जनसंख्या के आधार पर हम चाहते हैं कि ओबीसी, क्योंकि अब वो 50% वाला सिस्टम तो टूट गया, कई स्टेटों में 50 हो गया, 55 हो गया, 60 हो गया, 65 तक हो गया, 70 तक हो गया। तो इसलिए राजस्थान सरकार ओबीसी जाति को 35% आरक्षण दे कम से कम। और ओबीसी आरक्षण में जितनी भी विसंगतियां हैं, जो भी उनमें भर्ती में कोई रुकावट आती है, तो उन तमाम विसंगतियों को दूर करे और समाज के, क्योंकि मुझे अवसर मिल रहा है, मुझे गर्व है कि मैं जाट समाज से हूं और आपने मुझे बोलने का आपके चैनल पे समय दे दिया, इसलिए मैं उस समय का सदुपयोग करना चाहूंगा। मैं राजस्थान के उन तमाम जाट जाति के उन वीर सूरवीर महावीरों से अनुरोध करना चाहूंगा कि जब लड़ाई होती है बॉर्डर पे जाट मिलता है, पुलिस का मामला आता है, देश में आंतरिक मामला आता है, उसमें लड़ने के लिए जाट मिलता है। आज कहीं भी आज तक जितने भी देश की रक्षा का मामला आता है, शहीद होते हैं जाट होते हैं। अरे भाई, जब जाट शहीद होते हैं तो आप उनको, आज इस देश में प्रदीप जी, आपको आइडिया है या नहीं, मैं बताना चाहूंगा, न्यायपालिका में, सुप्रीम कोर्ट में केवल 350 परिवारों का आधिपत्य है। तो क्यों ना आईएएस आईपीएस के जैसे होता है, तो उस आधार पर उनकी भी सिलेक्शन होना चाहिए। और देश में से तमाम क्रीम है, उनमें से न्यायपालिका में छांट के लाना चाहिए। तो जिस हिसाब से आज जाट जाति है, वो आज के 30, 40, 50 वर्ष पहले न उनके तन पे कपड़ा था, न सर ढकने के लिए पक्का मगाब था। वो मेहनत कश कौम, उसने मेहनत की, उन्होंने रियासत टाइम पे संघर्ष की, मुगलों के खिलाफ उन्होंने लड़े, देश की, आज भी देश की रक्षा के लिए, देश के आन बान शान के लिए वो अपनी छाती का सीना गोली के सामने करके चले जाते हैं। और उस जाति के वीरों को आपने ये जो भर्ती प्रक्रिया, अग्निपथ और अग्निवीर, आज मैं कह रहा हूं कि उस अग्निवीर और अग्निपथ के अंदर सबसे ज्यादा अगर नुकसान हो रहा है वो जाट कौम को हो रहा है। सबसे ज्यादा जाटों के बच्चे, जाटों के वो नौनिहाल पहलवान, वो नौनिहाल जवान भर्ती होते थे, बॉर्डर पे जाते थे, चाहे बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, आर्मी हो, चाहे लोकल पुलिस हो, सब जगह जाटों के। तो आज उनको आप 1.5 साल तक ट्रेनिंग लेंगे, उनको मात्र आप 2.5 साल तक नौकरी कराएंगे। 2.5 साल नौकरी कराने के बाद में आप कहोगे अब आपको नहीं रखा जाएगा, 25% पे रखने आज 4 साल रख के आप उनको बेरोजगार करना चाहते हैं। और आप उन उद्योगपतियों को वो मौका देना चाहते हैं कि हमने ट्रेंड करके छोड़ दिए, वो ट्रेंड आप गार्ड रख लो। तो आज उनको पेंशन मिलनी चाहिए। आप अग्निपत्र, पहले तो मैं ये मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि पुरानी भर्ती की प्रक्रिया पुराने सिस्टम से ही रखी जाए। उसमें भी अगर देश के जो सिस्टम है, जो तरीका है, उसमें कहीं अड़चन है, तो आप अग्निवीर को पेंशन देने का काम करेंगे, उनको सर्टिफिकेट देने का काम करेंगे, उनको क्योंकि वरना तो 24 साल का, आज 19 साल का बच्चा भर्ती होगा, वो 23 साल में आपने वापस उसको रिजेक्ट कर दिया, तो उसका तो जीवन खराब कर दिया आपने। तो इसलिए ऐसे काम से, उसमें मैं ये कह रहा हूं कि सिस्टम में भी दिक्कत आएगी और उससे, चाहे मैं ये कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार फैलेगा। तो आपने, मैं कहना चाहूं, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग, मैं तो कहता हूं कि हम तेजाजी को मानने वाले उस तेजाजी महाराज के अनुयायी हैं। तेजाजी महाराज ने जो वचन दिया और उन्होंने कहा कि मैं आपका बछड़ा लाऊंगा, मैं आपकी रक्षा करूंगा, तो हम तो भाई वचन देके वचन को पूरा करने वाले लोग हैं, उस वचन में बंधने वाले लोग हैं। लेकिन हमारी जाति एक सपस्वादी, सुविचारी, सपस कहने वाले कले हार्टेड लोग होते हैं। उनको बड़ी तकलीफ है जब उनके लोगों को रोजगार नहीं मिले, जब उनका अधिकार नहीं मिले,
वो कास्ट करते हैं उन चाहे केंद्र सरकार की बात आए कि आपके आमदनी का कृषि की आमदनी का डबल कर देंगे, अरे डबल तो छोड़ो, उनकी लागत तो दे दो, क्योंकि खेती करते हैं ज्यादातर 70% लोग। तो इसलिए इनके साथ जो अन्याय अत्याचार और आरक्षण के मामले में भी जिन लोगों ने षड्यंत्र करके कुचेष्टा की, अभी भी ओबीसी के आरण में कुचेष्टा करके षड्यंत्र के तहत उसमें आज जो हर्डल डालते रहते हैं, इन तमाम बातों के लिए हम 5 मार्च को आपके चैनल के माध्यम से मैं आह्वान करता हूं कि तमाम लोग, क्योंकि ये कौम का सवाल है, ये जाति का सवाल है, ये किसी व्यक्ति का सवाल नहीं है। जी बिल्कुल, ये 5 मार्च को जो आपका आयोजन होना है, जाहिर सी बात है जिस तरीके से आप बता रहे हैं तो काफी तादाद में यहाँ पर लोग भी मौजूद होंगे। अब अगर इससे हम आखिरी सवाल कि राजस्थान की जो राजनीति जो चल रही है या जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, यहाँ पर भी क्या रोल और क्या तस्वीर देखने को मिल सकती है? नहीं प्रदीप जी, इसमें हम कोई भी पॉलिटिकल बात करने वाले नहीं है। हम हमारी सामाजिक और समाज को अधिकार, वो चाहे प्रशासनिक हो। आज हमारे केंद्र में 3-3 कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, स्टेट में ऐसे मंत्री हुआ करते थे कि चीफ मिनिस्टर से सीधी ललकार करते थे, सीधी बात करते थे, चीफ मिनिस्टर को से पूछते थे कि ये हमारा अधिकार क्षेत्र है, हमारा इलाका है, इसमें भाई आपने डिस्कस किया, हमसे डिस्कस किया, अगर आपने ये निर्णय कैसे ले लिया। उन निर्णयों में टॉप प्रायोरिटी में हिस्सेदार हुआ करते थे। लेकिन आज जिस रूप से चाहे पॉलिटिकल हमें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, कमजोर करने का काम किया जा रहा है, ये जो हमारी जाति है अब ये सहन नहीं करने वाली है। हमें जो भी चाहे, हम किसी व्यक्ति के एक पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में निर्णय नहीं करने वाला है, एक पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में कोई प्रस्ताव नहीं रखने वाले, लेकिन हम चुप में नहीं रहने वाले। जो पॉलिटिकल पार्टी समाज को सबसे ज्यादा बेनिफिट देगी, समाज के हितों का ध्यान रखेगी, समाज के निर्णय का ध्यान रखेगी, समाज के सिस्टम का ध्यान रखेगी, समाज के नौनिहालों के भविष्य का ख्याल रखेगी, सबसे उस पार्टी को हमारी जाति के लोग निर्णय करेंगे। बाकी अभी तो हम जो निर्णय करने जा रहे हैं, एकजुटता, जागो, चेतो करो। हम चेता रहे हैं, हम सावधान कर रहे हैं, एकजुट कर रहे हैं, एक संगठित कर रहे हैं। हम हमारे अधिकारों के लिए एक संगठित होकर उन अधिकारों को एक साथ उठाने का काम कर रहे हैं। और इसमें कोई पार्टीवादी नहीं है। इसमें चाहे बीजेपी के अध्यक्ष जाट है, उनको भी बुलाए जा रहे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनको भी बुलाया जा रहे हैं, आरपीएल के अध्यक्ष है, उनको भी बुलाया, आरपीएल हनुमान जी को भी बुलाया जा रहा है, गोविंद डोटासरा जी को बुलाया जा रहा है, सतीश जी को भी बुलाया जा रहा है, कम्युनिस्टों को भी बुलाया जा रहा है। हमारी पार्टी के, समाज के जो लोग, चाहे जिस भी पार्टी में, कोई पार्टीबाजी नहीं है, एक जाजम, समाज के जाजम पे सबको बुलाया जा रहा है। और सामूहिक शक्ति के रूप में हमारी परसेंटेज जितनी है जाति के, उसके रूप में उनको उसी अनुपात में समस्त अधिकार मिले। हमारे समाज की कुरीतियों का हम उनको दफन करें। और समाज के, चाहे हम निर्णय कर रहे हैं कि जयपुर राजधानी है, इसमें तमाम जिलों का हम ऐसा फंड करके तमाम जिलों के, अलग अलग जिलों के हॉस्टल बनाए। इसलिए तमाम विषय पे चर्चा होगी, आगे वो तो लंबी चौड़ी होगी, कई बार अपन बात करेंगे इसमें चर्चा करते रहेंगे। बिल्कुल सर, आखिर बस एक सवाल कि एकजुटता की आप बात कर रहे हैं, समाज को एकजुट करने की पूरी ये कवायद होगी कि सबका भला हो सके और सब खुश रह सके। बस सवाल यही कि क्या राजस्थान की राजनीति में भी ये जो पूरा माहौल चल रहा है, ये एकजुट होने की उम्मीद है प्रेजेंट हालातों को देखते हुए? नहीं प्रदीप जी, इसमें मेरा बड़ा स्पष्ट बात है कि आदमी सहज हो सकता है, सजन हो सकता है, विनम्र हो सकता है, सुनने की अपने आप में शक्ति पैदा कर सकता है, लेकिन मानव पे अगर 1, 2, 3 बार बार उसका अपमान किया जाएगा, उस पर अत्याचार किए जाएंगे, उसका अनादर किया जाएगा, उसके कद और उसके ताकत के अनुसार उनको महत्व नहीं दिया जाएगा, तो लोग चाहे बात भले ही कर ले, एकजुटता में दिक्कत आएगी। मेरी ऐसी राय है कि इन तमाम हाईकमान को देखना चाहिए और तमाम चीजों पे को संज्ञान में लाके और इसको तुरंत खत्म करके और 23 की प्लानिंग और 24 की प्लानिंग में पार्टी को लगना चाहिए।
चलिए चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, हमसे बातचीत के लिए आपका। नमस्कार। धन्यवाद।